हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में और वहाँ हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एनिमोफिलस फ्लावर के बारे में, जिसके अंदर पोलिनेशन होता है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड। ठीक है जी। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था हाइड्रोफिलस फ्लावर के बारे में, जिसके अंदर पोलिनेशन होता है थ्रू वाटर। उसके हमने डिस्कस किया एंटोमोफिलस फ्लावर, जिसके अंदर पोलिनेशन होता है बेसिकली इंसेक्ट की हेल्प से। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सबसे पहला एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे कि हमें पता है जी कि जब पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन के केस में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे और स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। तो अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें एक बात पता है कि जो पोलन ग्रेन्स कंपेटेबल होगा, कंपेटेबल का मतलब होता है जिस प्लांट का होना चाहिए, जिस फ्लावर का होना चाहिए, अगर वो उसी फ्लावर पे आता है तो ही आगे की प्रोसेस होगी, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इस चीज को चेक कौन करता है, या ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और साथ ही साथ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनब्रीडिंग डिप्रेशन के साथ। चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अब कॉन्सेप्ट क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। कहता है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। कहता है अगर मान लीजिए सेल्फ पोलिनेशन होता है किसी फ्लावर के अंदर और ये कंटिन्यूअस 6 to 7 जनरेशन तक चलता रहता है, तो इस कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन की वजह से उस फ्लावर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स का लॉस हो जाता है, और इन कैरेक्टर्स का जो लॉस होता है इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी आप ये कह सकते हैं लॉस ऑफ कैरेक्टर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डेफिनेशन के साथ, जो क्या है लॉस ऑफ कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ कैरेक्टर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगला और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर फ्लावर के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो फ्लावर्स जो होते हैं इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन डिवाइसेस के बारे में, उन मेथड्स के बारे में जो प्लांट्स यूज करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए। और उन मेथड्स का स्पेशल नाम होता है, उन्हें हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी ऐसे डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मिनिमाइज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन आर नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है हमारे पास, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ये कह सकते हैं डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसे डिवाइसेस जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर जो प्लांट्स डिवाइसेस यूज करता है वो उसकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला इसमें जो डिवाइस आता है दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली कौन से फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन क्या है कि जो फ्लावर होंगे उसमें आइदर मेल पार्ट होगा दैट इज स्टेमन, और फीमेल पार्ट होगा दैट इज पिस्टिल। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, तो प्लांट्स प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर that is either stamen और pistil containing flower। ठीक है जी। अब इससे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है हमारे पास कि इससे जब दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है ऑटोगमी पूरी तरीके से प्रिवेंटेड हो जाएगी। उसके साथ साथ जो सेल्फ पोलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेकंड केस जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, वो है जी हमारे पास पोलन इनकम्पेटिबिलिटी। पोलन इनकम्पेटिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। इस केस में क्या होता है, जो फ्लावर है वो सेम फ्लावर का या सेम फ्लावर से जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, उसके लिए वो इनकम्पेटेबल हो जाता है, मतलब अनसूटेबल हो जाता है। अगर एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है
तो उस केस में पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, या पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो इस केस में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फ्लावर होता है वो पोलन इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है। इट मीन्स अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे आता है तो उस केस में पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं पोलन इनकम्पेटिबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है, बाय दिस मेथड या बाय पोलन इनकम्पेटिबिलिटी inbreeding depression is prevented by preventing the growth of pollen tube। ये दो पॉइंट है इसके अंदर जो फ्लावर यूज करते हैं, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है इसका, दैट इज डाइमॉर्फिक कंडीशन। दैट इज डाइमॉर्फिक कंडीशन। अब कॉन्सेप्ट क्या है जी डायमॉर्फिक कंडीशन का? कहता है डायमॉर्फिक कंडीशन क्या है बेसिकली कि इस कंडीशन के अंदर अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उस केस में भी जो स्टेमन होगा और जो पिस्टिल होगा उनकी लोकेशन डिफरेंट होगी, ताकि यहाँ पे कैसे जिससे जो चांसेस है ऑटोगमी के या सेल्फ पोलिनेशन के वो कम से कम हो सके या मिनिमाइज किया जा सके। तो डायमॉर्फिक कंडीशन क्या है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। तो इन डायमॉर्फिक कंडीशन पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल is located differently। फोर्थ और लास्ट कंडीशन है दैट इज नोन एज नॉन सिंक्रोनाइजेशन। जो फोर्थ कंडीशन है वो है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इस नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या है, गैप इन टाइम पीरियड, किस चीज के टाइम पीरियड का गैप में है ये बेसिकली। तो कहता है जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और जो स्टिग्मा कह लीजिए या जो पिस्टिल कह लीजिए उसका जो मैच्योरेशन टाइम है दोनों का डिफरेंट होता है। यानी अगर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो उस टाइम पे स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं होता, या आप ये कह लीजिए जिस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर होता है उस टाइम पे पोलन ग्रेन्स रिलीज नहीं होते। तो दोनों के टाइम पीरियड में गैप आ जाता है, तो उस केस में भी सेल्फ पोलिनेशन को कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, the time period of pollen release and stigma receptivity is not synchronized। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कोई भी फ्लावर या कोई भी प्लांट यूज करता है। सबसे पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस था वो था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सेकंड जो हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था वो था बेसिकली आप कह सकते हैं पोलन इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज बेसिकली डायमॉर्फिक कंडीशन, और जो फोर्थ है हमारे पास वो है पोलन एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन। दैट इज बेसिकली कि जो टाइम पीरियड है किस चीज का, पोलन ग्रेन के रिलीज का और स्टिग्मा के मैच्योरेशन का, वो क्या हो डिफरेंट हो जाए। तो ये बेसिकली 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है जो कोई भी प्लांट जनरली यूज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए।
तो ये तो था जी आपके पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, कि जब पोलन गेन्स रिलीज होते हैं और कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा के पास, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है या उसके आगे की जो प्रोसेस वो कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है क्या बेसिकली। तो कहता है जो पोलन गेन्स रिलीज होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इस केस में होता क्या है कि जो पिस्टिल है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो ये चेक कर सके कि जो पोलन गेन्स आया है वो राइट टाइप का है या रोंग टाइप का। अगर पोलन गेन राइट टाइप का है तो उसे हम कहते हैं कंपेटिबल पोलन गेन। अगर पोलन ग्रेन रोंग टाइप का है तो उसे हम कहते हैं इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन। अब अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का होगा तो उसके बाद की जो भी फर्दर प्रोसेस है वो प्रोसीड होंगी। अगर पोलन ग्रेन रोंग टाइप का आया है तो उसके बाद की जितनी भी प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं होंगी। तो अब कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है या रोंग टाइप का, और ये चेक करना किसके अंदर आता है, पिस्टिल के पास। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोलन गेन होता है हमारे पास, जो पिस्टिल है, पिस्टिल हैज एबिलिटी टू चेक वेदर पोलन ग्रेन is of right type, that is compatible pollen grain, or wrong type, that is incompatible पोलन ग्रेन। तो हमारे पास जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, ये बेसिकली डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड करता है पिस्टिल। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उसे हम कहते हैं कंपेटेबल। अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो उसे हम कहते हैं इनकम्पेटेबल। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं जी, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो पिस्टिल है वो एक्सेप्ट कर लेगा पोलन ग्रेन को, और उसके बाद जो पोस्ट पोलिनेशन के जो इवेंट्स होते हैं वो प्रोसीड होंगे। अगर पोलन ग्रेन रोंग टाइप का है तो उस केस में पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा पोलन ग्रेन को, और उसके बाद जो भी फॉर्मेशन है, जैसे कि आप कह सकते हो पोलन ट्यूब की ग्रोथ, वो भी रुक जाएगी। तो सारा कौन डिसाइड करता है, पिस्टिल। तो अब हम बात करेंगे कि अगर पोलन ग्रेन कंपेटेबल है, अगर पोलन ग्रेन कंपेटेबल है, कंपेटेबल पोलन ग्रेन है आपके पास, तो उस केस में क्या कंडीशन है। कहता है अगर पोलन ग्रेन कंपेटेबल है, if pollen grain is compatible, then pistil accept the pollen grain and allow post pollination events। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर पोलन ग्रेन इनकम्पेटेबल हुआ, हमारे पास इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन हुआ, तो उस केस में जो कंडीशन आएगी वो क्या होगी। अगर हम बात करें इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन की, तो उस केस में जो हमारे पास कंडीशन आती है वो क्या है, इफ पोलन ग्रेन इज इनकम्पेटेबल, then pistil
rejects the pollen grain and prevent the pollen tube growth or pollen germination. तो अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो पिस्टिल है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे जो पिस्टिल और पोलन ग्रेन्स होते हैं दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होता है और वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, अगर हम नोट डाल के इस पॉइंट को मेंशन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है और जो पिस्टिल है, देयर इज chemical dialogue takes place between pistil and pollen grain. तो अब यहां से बात समझ में आई कि अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उस केस में फर्दर प्रोसेस स्टार्ट रहेंगी, लेकिन अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है तो उस केस में जो प्रोसेस है वहीं पे रुक जाएगी, प्रिवेंट कर दी जाएगी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है या पोलन ग्रेन कंपेटिबल है तो उसके बाद जो आगे की जो फर्दर प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी होती है या क्या क्या इवेंट्स आते हैं, तो अब उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, इट मीन्स कंपेटिबल पोलन ग्रेन है। अगर पोलन ग्रेन हमारे पास कंपेटिबल है तो उस केस में जो कंडीशन है वो क्या रहने वाली है, अगर पोलन ग्रेन कंपेटिबल है तो उस केस में क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जी पोलन ट्यूब बनते कैसे है, पोलन ट्यूब की इनिशिएशन करता कौन है। तो हमने पढ़ा था जी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास होता है जर्म पोर, है ना जी। जर्म पोर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये वो पॉइंट होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो ये जो जर्म पोर होते हैं एक्चुअल में यही जर्म पोर क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को। तो ये केवल किस केस में पॉसिबल है, अगर पोलन ग्रेन कैसा होगा, कंपेटिबल। तो कंपेटिबल कंडीशन है तो ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप ये कहते हो कि व्हेन पोलन ग्रेन is compatible, then it initiate the pollen tube growth from one of its germ pore। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये ध्यान सुनेंगे जी, थोड़ा सा अपर लेवल का लॉजिक ये है कि नीट में जो क्वेश्चन आता है वो क्या ध्यान सुनेंगे। कहता है जी चलिए पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन या आप कहते हो जो इनिशिएशन वो कौन स्टार्ट करता है, जर्म पोर। बट अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि एक्चुअल में जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स आपने डिस्कस की हुई थी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसका फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो जनरेटिव सेल है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है वेजिटेटिव सेल का, क्या, वो ये कि जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है उसकी ग्रोथ कराता कौन है, तो वेजिटेटिव सेल। ध्यान सुनेंगे, जर्म पोर क्या करता है, केवल पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को इनिशिएट कराता है। जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन है उसे इनिशिएट कराता है, लेकिन उसे फर्दर जो प्रोसीड कराता है वो कौन कराता है, तो वो कराता है वेजिटेटिव सेल। तो एक और पॉइंट यहां मेंशन कर लेंगे क्या, कि जो वेजिटेटिव सेल होता है हमारे पास फॉर्म द पोलन ट्यूब। अब यहां तक बात समझ में आ गई जी, ये है हमारे पास
कंपेटेबल की कंडीशन। अब हमें एक बात पता है कि जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, हमने डिस्कस भी किया था कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं, अराउंड 60% के केसेस में जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं एट 2 सेल कंडीशंस, ठीक है, 2 सेल स्टेज में, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वही हमने बात की थी कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एट 3 सेल कंडीशन, जिसके अंदर 2 आपके पास जनरेटिव सेल और एक आपके पास वेजिटेटिव सेल होते हैं। तो अगर पोलर ग्रेन्स 2 सेल की कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं तो उस केस में क्या कंडीशन होगी आगे, कि जो उनका जो जनरेटिव सेल होता है फर्दर डिवाइड करता है और फॉर्म करता है 2 मेल गैमेट, ठीक है जी। लेकिन जो 3 सेल की कंडीशन है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो ऑलरेडी जनरेटिव सेल के कितने पार्ट हो चुके होते हैं, 2। वहां पे जनरेटिव सेल ऑलरेडी ही आपके पास 2 मेल गैमेट फॉर्म करती है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं कि जहां पे जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स released at 2 सेल stage, जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। वहीं पे अगर पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स said at 3 सेल stage contains 2 male gametes। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि चलिए यहाँ पे पोलन ट्यूब भी फॉर्म हो गई, वो पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल और ओवरी तक मूव करता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। अब अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर कहाँ से करता है। तो ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब होता है वो एंटर करता है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। अब हमने पढ़ा था जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां पे बेसिकली 2 टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। अब जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड से होते हुए ओव्यूल के अंदर जब एंटर करती है तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर करेगी। अब वहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि जिस भी सिनर्जिड से पोलन ट्यूब एंटर करती है वो सिनर्जिड क्या कर जाता है, डीजनरेट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जी नीट में कि जो पोलन ट्यूब जहां से एंटर कर रही है वो सिनर्जिड सेल किस टाइप का होता है, तो दैट इज डीजनरेटिव। उसका नेचर कैसा होता है सिनर्जिड सेल का, वो सिनर्जिड सेल डीजनरेटिव नेचर की होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रही है तो उस केस में उसके पाथवे को या उसे जो है बेसिकली आप कहते हो कि पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, तो उसे गाइड करने का जो काम होता है वो होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस का। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है। सबसे पहली बात, जो पोलन ट्यूब एंटर करता है, जो पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर वो कहां से करता है, तो माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड, and inside the embryo sac through one of 2 synergids। अब वो जिस भी सिनर्जिड से एंटर करें उसकी खास बात क्या होगी, वो जो सिनर्जिड होगा वो सिनर्जिड डीजनरेटिव नेचर का होता है। जो सिनर्जिड होता है इसकी खास बात क्या है कि सिनर्जिड होता है डीजनरेटिव, डीजनरेटिव नेचर का होता है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो पोलन ट्यूब है उसे गाइड करने का काम किसका होता है, तो वो होता है हमारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस।
तो फिलिफॉर्म अपैरेटस जो है, फिलिफॉर्म अपैरेटस guide the pollen tube inside the embryo sac। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कैसे पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फिर वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कैसे एंटर करता है, किस पाथ से एंटर करता है, फिर वो एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करता है, फिर उसकी एंट्री को गाइड कौन करता है। ये बेसिक लॉजिक है हमारे पास जो भी हमने आपके सामने डिस्कस किया है। तो अब अगर हम बात करें कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इसके अंदर बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो चुकी है। एक जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जिसमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, बेसिकली जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है। उसके बाद दूसरा क्या है, पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है, जो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के कंबाइन करके तब आपका बनता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है इट इंक्लूड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ये दोनों चीजें, दोनों प्रोसेस सीक्वेंस कंबाइन करके आपका जो कंप्लीट बनता है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है जी, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है हमारे पास, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन involve pollen grain germination and pollen tube formation। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था आपके पास किसके बारे में, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके साथ साथ एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जब पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गेमेट ट्रांसफर हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वहां जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है, रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर देखेंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई हो सभी को।